ಗುರುವಿನ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಜ ಜ್ಞಾನವಾಗುವುದು ಶರಣು ಹೋಗಬೇಕು ಗುರು ಚರಣದಲ್ಲಿ. ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಞಾನಿ ಗುರು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಶರಣು ಹೋಗಬೇಕು ಗುರು ಚರಣದಲ್ಲಿ. ಗುರು ನಿರಗುಣರು ಗುರು ಸಗುಣರು ಸಗುಣ ನಿರ್ಗುಣವು ಗುರು ಚರಣದಲ್ಲಿ. ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಗುರು ಆತ್ಮಾನಂದ ನಿಜಾನಂದ ಪಡೆಯಿರಿ ಗುರು ಚರಣದಲ್ಲಿ. ಗುರು ಪರಮ ತತ್ವ ಗುರು ಪರಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಮಾಧಿ ಸುಖ ಗುರು ಚರಣದಲ್ಲಿ. ಗುರು ತತ್ವವಂತೆ ಗುರು ರೂಪ ಹಲವು ದೃಢ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಾವವು ಗುರು ಚರಣದಲ್ಲಿ. ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ರೂಪ ಶಿವ ಹರಿ ಸ್ವರೂಪ ನತಮಸ್ತಕರಾಗಬೇಕು ಗುರು ಚರಣದಲ್ಲಿ. ಗುರು ಆನಂದ ಮೂರ್ತಿ ಗುರು ತ್ರಿಗುಣ ಮೂರ್ತಿ ನಿಜ ಸಮಾಧಾನವು ಗುರು ಚರಣದಲ್ಲಿ. ಗುರು ಧರ್ಮ ಮೂರ್ತಿ ಗುರು ಮಂಗಲ ಮೂರ್ತಿ ಮಂಗಲ ಕೀರ್ತಿ गुरु चरणದಲ್ಲಿ. गुरु महायोगी गुरु महात्यागी रिद्धि सिद्धि निधि गुरु चरणದಲ್ಲಿ. गुरु कल्पतरु गुरु भवतारु प्रत्यक्ष सुखವು ಗುರು ಚರಣದಲ್ಲಿ. मेरे साथ क्या छंद का उच्चारण करेंगे. महाराष्ट्र राज्य 9वां पंचगव्य चिकित्सा सम्मेलन का आयोजन आज हुआ है. पंचगव्य डॉक्टर एसोसिएशन महाराष्ट्र इकाई और पंचगव्य विद्यापीठम कांचीपुरम के संयुक्त तत्वावधान में इस अवसर पर मंच पर उपस्थित आदरणीय भानुराव जी महाराज जी विठल महाराज जी अशोक जी और जितने भी महानुभाव यहाँ पधारे हैं सारे गविशुद्ध भाई बहन माताएं, हम सभी जानते हैं
कि भारत देश सदियों तक विश्व गुरु रहा, दुनिया को शून्य से लेकर अनंत तक का ज्ञान दिया, इसके मूल में गाय रही। लेकिन पिछले 700-800 वर्षों से कुछ परिस्थितियां बदलती गई और हम लोग गाय को भूलते गए। एक ऐसा समय आया जब गाय, उसकी संख्या नगण्य हो गई, या गाय को भूलने के लिए हमारे हाथ में डुप्लीकेट गाय थमा दी गई। इसे यदि गणित से अगर हम समझें, आंकड़ों से यदि समझें हम, तो इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि आज से 70 साल पहले भारत की जो सामाजिक व्यवस्था परिस्थितियां थी, उसमें मनुष्य की जनसंख्या और गाय की जनसंख्या लगभग बराबर थी। पिछले 70 वर्षों में जो अत्याचार हुआ गौवंश को लेकर, और यदि इसको स्पष्ट समझना है तो गौवंश को लेकर मात्र नहीं, बल्कि संपूर्ण धरती, भूगोल, वायुमंडल को लेकर जितना अत्याचार हुआ, उसी अत्याचार का परिणाम है कि आज भारत देश में 70 व्यक्ति पर एक गाय बची है। 70 साल पहले एक भारतीय पर एक गाय का भारत था। आज 70 साल बाद बिल्कुल आंकड़ा उलट गया है, 70 भारतीय पर एक गाय बची है। जो लोग बहुत ज्यादा विज्ञान को समझते हैं या विज्ञान के दीवाने हैं, हर वस्तु, हर विषय को जो विज्ञान की कसौटी पर तौलते हैं कि विज्ञान प्रमाणित करता है तो उसे प्रमाण मानते हैं, और विज्ञान प्रमाणित नहीं करता तो उसे मिथ्या मानते हैं। विशेषकर उन लोगों के लिए मैं बात रखना चाहूंगा कि 70 साल पहले का भारत और आज का भारत के अंतर को थोड़ा समझें। 70 साल पहले का भारत और आज का भारत, सड़कें बहुत बन गई, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग बहुत बन गए, भोजन की अच्छी अच्छी व्यवस्था हो गई, हर मार्ग पर होटल खुल गए, हर मार्ग पर परमिट बियर बार खुल गए, और ऐसी बहुत सारी चीजें खुल गई जिन्हें मैं आज इस पवित्र भूमि पर बोलना नहीं चाहूंगा। यह जो भूमि है गुरुओं की, संतों की पवित्र भूमि है। भारत देश ही नहीं, पूरी दुनिया जिस तरफ जा रही है, शब्दों में उसे व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। ऐसे ऐसे कृत्य घटित हो रहे हैं जिनके लिए हमारी भाषाओं के शब्दकोश में शब्द नहीं है। तो ये जो 70 साल का जो समय है, बहुत पहले का समय नहीं लूंगा, पहले का तो इतिहास बहुत ऊंचा रहा है, मात्र अगर हम 70 साल का ही ले लें, जिस पिछले 70 साल को देखने वाले, समझने वाले, जानने वाले बहुत लोग हमारे बीच में हैं, उन्हीं से समझ लें। ये सारी चीजें तो हुई, ये सारा विकास तो हुआ,
लेकिन क्या हमारी आयु बढ़ गई? 70 साल पहले का ही इतिहास अगर हम टटोल लें, देख लें, तो एक सहज अंदाजा लग जाता है कि हर भारतीय कम से कम 80 वर्ष जीता था। 60 वर्ष के बाद बुढ़ापा आती थी। ये पूरे गणित को देख ले, 5 साल तक बच्चा तो अपने आंगन में खेलता था और उसके बाद वो कहीं शिक्षा के लिए जाता था। 20 वर्ष होते होते तक वह अपने पांव पर खड़ा हो जाता था, या तो अपने पिता के कर्मों में जुड़कर, या कहीं नौकरी करके, या कहीं अपना विपणन व्यापार करके। 20 साल तक उसका विवाह संपन्न हो जाता था, वह गृहस्थी में जुड़ जाता था और 60 वर्ष के बाद वो सेवानिवृत्ति को पाता था, रिटायरमेंट को पाता था। तो आप घटा लो, 60 में 20 गया तो 40 साल मजे में गृहस्थी का जीवन लोग जीते थे। 60 साल के बाद सेवानिवृत्ति होती थी, उस सेवानिवृत्ति में भी मात्र सेवानिवृत्ति होती थी, लेकिन कर्म नहीं छूटता था और कर्म करते हुए 80-90 साल आराम से हम भारत के लोग जीते थे और सुखपूर्वक जीते थे। हॉस्पिटल के बेड पर पड़ के भी जीते थे, घर के आंगन में संयुक्त परिवार के बीच जीते थे, पोते पोतियों का सुख भोगते थे, नातियों का नतनियों का सुख भोगते थे। मोहल्ले में जितने भी वृद्ध लोग हैं, सामने पंचायत बैठती थी और हंस खेलकर जीते थे। अगर इन विषयों से तुलना करें हम कि आज क्या व्यवस्था है, 2-2.5 साल में बच्चे को भेज देते, माँ पिता से उसका स्नेह छुड़ा लेते, स्कूल में भेज देते, माँ पिता को बच्चे बढ़ने लगते हैं बाहर पिंड छुड़ाने के लिए। मैं तो स्पष्ट देख रहा हूं, बच्चों को स्कूल इसलिए नहीं भेजते क्योंकि उनको पढ़ना है, ये माँ बाप बच्चों को इसलिए स्कूल भेजते क्योंकि बच्चों से उनको पिंड छुड़ाना है। 2-2.5 साल का बच्चा जिसको अपने जीवन का बोध नहीं है, उसको आप 5 घंटे 6 घंटे 8-8 घंटे तक आप भेज रहे हो, ये व्यवस्था बदली। पढ़ाई पूरी करने में 25 साल लग जाते हैं और बड़े बड़े शहरों तो मैं देख रहा हूं 30 साल तक उनकी पढ़ाई चलती है। तो 3 साल से पढ़ाई शुरू किया और 30 साल तक पढ़े, आप 27 साल पढ़े और उसके बाद कहीं नौकरी लगी और तब कहीं जाकर के या कोई कहीं आपने व्यापार शुरू कर लिया और 50 साल में बुढ़ापा आ जाती है। तो 27 साल मेहनत करने के बाद हमने जीवन को कितना भोगा? उतना भी नहीं भोगा जितना साल हमने परिश्रम किया है। 27 साल परिश्रम करने के बाद जब एक अच्छी नौकरी मिलती है तो 27 साल का भी गृहस्थी सुखमय नहीं होता है। उम्र ढल जाने तक आदमी सेटलमेंट के चक्कर में रहता है कि कहीं सेटल हो जाए, इसके बाद गृहस्थी में जुड़े नहीं। और उसके बाद जब गृहस्थी में जुड़ता है तब तक वास्तव में वह आधा बुढ़ा हो गया रहता है। और आधी बुढ़ापा में जब आप संतान पैदा करोगे तो संतान क्या हमारी और आपकी सेवा करेगा? हमें संतान की सेवा करनी पड़ रही है। आए दिन संतान को हॉस्पिटल लेकर के जाओ, हॉस्पिटल से थोड़ा सा समय मिला तो स्कूल वालों की नोटिस आ गई, बच्चे पढ़ रहे हैं, हाजिरी पेरेंट्स को देनी पड़ रही। 50 साल के बाद हिम्मत नहीं होती कि वो कुछ काम करे और 60, 65, 70 आते आते तक तो फिर यमराज जी खड़े हो जाते दरवाजे के सामने आकर।
ये जो जीवन शैली हमारी बदली है पिछले 70 वर्षों के विकास में, इसको विकास कह रहे हो तो विकास ही मान लो, तो इस 70 वर्षों के विकास में जो हमारी जीवन शैली बदली है, इसका एक दिन बैठ करके गणित निकाल लीजिए, हमने कितना विकास किया है। क्या सड़कें बना देना, बियर बार खोल देना, होटल खोल देना, हवाई जहाज चला देना, ये सारी चीजें विकास है? जीवन लंबा हो ये विकास नहीं है, इसको विकास का पैरामीटर में नहीं तौल करके देखा जा रहा है। तो ये जो मृग मरीचिका में हमें फंसा दिया गया है, और यूं कहूं फंसाया किसी ने नहीं, हम फंस गए। दोष किसको दे रहे? हम स्वतः फंस गए उसमें, और फंसने के बाद जीवन के आनंद को खोया है। सारी समृद्धि, जितना कुछ हम अर्जित करते हैं, किसके लिए? सुखमय जीवन के लिए। तो क्या इतनी सारी समृद्धि आने के बाद जीवन सुखमय हुआ है? मैं विनम्रता पूर्वक आपसे कहूंगा कि आज घर जाकर के रात्रि में बैठ करके गणित लगा लेना, और इसके बाद कल से कहना कि सच में विकास हुआ है या विनाश हुआ है। हमारी आयु, अवस्था और चैन हमसे छीन ली गई, या हमने अज्ञानतावश खो दिया, इसको विकास कैसे कह सकते हैं? इन्हीं चीजों को कि पिछले 70 वर्षों में क्या कुछ ऐसा हुआ कि जीवन की सारी परिस्थितियां बदल गई। गृहस्थी चला गया, सुख चैन चला गया, बच्चों की नींद चली गई, बच्चों का खेल चला गया, और बुढ़ापे का चौपाल चला गया। क्या हुआ पिछले 70 वर्षों में? सभी लोग अपनी अपनी दृष्टि से इस विषय को देख सकते हैं, लेकिन जो मेरी दृष्टि है, गाय से तुलना करके जब इसको मैं देखता हूं और इसी आधुनिक विज्ञान के आधार पर जब इसका एक ग्राफ तैयार करता हूं, तो सारी चीजें 70 साल पहले भारत की आर्थिक ताकत, 70 साल पहले भारत का ज्ञान, 70 साल पहले हमारी गृहस्थी और गृहस्थी का सुख चैन, इन सारे चीजों का यदि आप हर 10 साल पर कितना परिवर्तन हुआ है, इसका एक अगर ग्राफ बना लो, आप आंकड़े निकाल लो आप, और दूसरी तरफ एक आंकड़े आप तैयार करो जिसमें 70 साल पहले कितनी गायें थी, 60 साल पहले कितनी गायें थी, आज आप निकाल ले, 2 ग्राफ को बना ले। आप जो पढ़े लिखे लोग हैं ग्राफ बनाते, आजकल देखो सारी चीजें सरकार ग्राफ में चलाती है, हर चीज का इतना बढ़ गया, इतना घट गया, आप ग्राफ बना करके देख लो, ये दोनों ग्राफ रेल की पटरी की तरह पैरेलल बनती है। अर्थात जिस दर से भारत में गायों की संख्या घटी है, उसी दर से ये सारा विनाश का काम हुआ है। तो मैं तो देखो इसको इस विषय के साथ जोड़ करके देखता हूं। इस विषय पर सबसे पहले जो है 20 साल पहले हमने काम किया था पानी को लेकर के, क्योंकि मैंने बचपन में देखा है कि पूरे भारत में कहीं पानी की कमी नहीं होती। पूरा जो भारत है लगभग वर्षा जल से खेती करने वाला देश था। पंप सेट कम थे, मोटर कम थे, बोरवेल मैं बचपन में था उस समय तक बोरवेल का प्रचलन भी नहीं चला था। तो मैंने उस भारत को देखा है जहां वर्षा के ऊपर ही किसान आधारित होता था और सुखी था। उस सुखी किसान को हमने देखा है, वर्षा आधारित किसानों को। और आज जो परिस्थितियां हैं, इस पर बोलने का कुछ काम नहीं, आप खुद ही देख रहे हो। कहीं तो बाढ़ आ जाती है और कहीं तो सूखा हो जाता है, कभी शीत ऋतु में वर्षा हो जाती है, और गर्मी की स्थिति तो हर साल आप देखो तापमान बढ़ रहा है। ये सारा जो परिवर्तन जो हुआ है, ये परिवर्तन को जिन लोगों ने देखा है शुरू से लेकर आज तक, एक बार उनके साथ मंथन करो आप। तो ये जो परिवर्तन
हुआ है और जो परिवर्तन हो रहा है, इसके मूल में जब मैं देखता हूं तो गाय दिखती है। और ये समझ मुझे पानी के विषय को लेकर के आया। मैं भारत के बहुत सारे राज्यों में प्रवास करते रहता हूं और प्रवास करने के बाद वहां के आंकड़े इकट्ठा करता हूं। मैं पुराने आंकड़े इकट्ठा करता हूं, कुछ सरकारी दस्तावेजों से, कुछ बुजुर्गों से लेकर के। ये सारे आंकड़े जब मैंने एक बार इकट्ठा किया, आज से लगभग 15 साल पहले, तो कुछ महाराष्ट्र के हिस्सों को मैंने लिया था, कुछ झारखंड के हिस्सों को लिया था, कुछ उड़ीसा के हिस्सों को लिया था। कि बचपन यानी आज से 50 साल पहले का भारत, जहां बोरवेल नहीं था, ट्यूबवेल नहीं था, बड़ी बड़ी आधुनिक नहरें नहीं थी, उस समय भी किसान वर्षा के आधार पर पर्याप्त खेती का काम कर लेता था। ये बदला कैसे? क्या हम भारत के लोग भूगर्भ के सारे पानी को डकार गए, या अंग्रेज पानी चुरा करके लेकर के चले गए? आखिर हुआ क्या? तो इस पर जो हमने सर्वे किया, वो सर्वे का एक छोटा सा हिस्सा मैं आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि आपका भी जो यह क्षेत्र है वो कम पानी वाला क्षेत्र है। तो हमने उन गांवों को लिया जिन गांवों में आज भी पर्याप्त जल था, उन गांवों को लिया और उसमें आंकड़े इकट्ठे किए कि आज से 50 साल पहले उस गांव में कितनी गाय थी और भूगर्भ का पानी कितना नीचे था। ये दोनों आंकड़े हमने निकलवाए। तो औसतन जो आंकड़ा आया हमारे पास कि उस समय तक 50 साल पहले तक भारत के जिन जिन गांवों में हमने सर्वे किया, उन गांवों में औसतन 3000 गाय थी। एक गांव में 3000 गाय थी और भूगर्भ भूमि के नीचे पानी का स्तर मात्र 10 फीट था। 10 फीट गहरा कुआं खोद दो तब उसमें पर्याप्त पानी मिल जाता था खेती के लिए। ये स्थिति। फिर 60 साल पहले क्या स्थिति हुआ, 50 साल पहले क्या हुआ, ये पूरा आंकड़ा जो है हमने हर 10-10 साल पर 50 साल से लेकर के 5 आंकड़े तैयार किए और इन आंकड़ों को रख करके जब मैंने ग्राफ बनाया तो ग्राफ स्पष्ट किया कि जिस दर से गाय की संख्या घटी है हमारे गांव में, हमारे गांव के भूगर्भ का पानी उसी दर से नीचे गया है। तो इन चीजों को जोड़कर देखा, जो वैज्ञानिक स्तर के लोग हैं उनसे कहा, वो मानने को तैयार नहीं इस विषय को। तब मैंने इस पर एक एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया कि ये जो पढ़े लिखे जो मूर्ख वैज्ञानिक हैं, ये मूर्ख मैं इसलिए कहूंगा कि ये विकास के नाम पर पूरा विनाश का काम करते हैं। पूरा दुनिया का जो वैज्ञानिक दल है, केवल भारत का ही नहीं, पूरे दुनिया का जो ये साइंटिस्ट वर्ग जो खड़ा है, जिसको हम सबसे ज्यादा सम्मान देते हैं, इनके क्रियाकलापों को आप देखो, ये पूरे पृथ्वी को विनाश की ओर लेकर के जा रहे हैं। इसलिए मैं उनको कह रहा हूं कि ये मूर्खों को समझाने के लिए फिर हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़े। 100 से ज्यादा हमने एक्सपेरिमेंट किया और तब जाकर के बात समझ में आई कि गाय जो है वो जल से कैसे जुड़ी हुई है। गाय का जुड़ाव भूमि के नीचे जल से कैसे है। तो उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, उसमें से एक एक्सपेरिमेंट जो जिसने समझा दिया हमें, और फिर जब वैज्ञानिकों के सामने इस प्रस्ताव को रखा तब फिर सबका मुंह बंद हो गया, सबकी बोलती बंद हो गई। ये एक छोटा सा प्रयोग आप भी करके देखिए। हमारे गविसिद्ध तो करते ही है। आप जो लोग यहाँ गविसिद्ध के अलावा भी जो लोग आए हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, और खास करके जो कृषि वर्ग के लोग हैं, शेतकरी लोग हैं, उनसे मैं कहूंगा कि आप एक एक्सपेरिमेंट करो, एकदम छोटा सा। देखो, भारतीय ज्ञान और शास्त्र इतना ऊंचा है कि ऊंचा से ऊंचा प्रयोग एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको कोई दुनिया की बड़ी लेबोरेटरी की जरूरत नहीं पड़ती, कोई लेबोरेटरी की जरूरत नहीं पड़ती। एक सरल है कि आप अपनी गाय का गोबर ले लीजिए, सेंध ले लीजिए, और सेंध की एक कैंडल बना लो, मतलब एक बार जैसा बना लो, ऐसा
ऊंचा। और एक बर्तन में थोड़ा सा पानी ले लीजिए और पानी लेकर के उस बार को ऐसे खड़ा कर दो आप। इसमें पानी ले लो आप और एक गोबर का कैंडल जैसा बना करके इसको खड़ा करके छोड़ दो आप देखोगे कुछ घंटे के अंदर इस बर्तन का पूरा पानी सूख जाता है। इस प्रयोग को करने में कोई पैसे नहीं लगेंगे, आप कल जरूर करके देखना। पूरा पानी इसमें सूख गया, पानी गायब। कहां गया पानी? गोबर ने सोख लिया। सोख कर कहां किया? ऊंचा। जितना ऊंचा कैंडल लाओगे ना उतना ऊंचा पानी चला जाएगा। ये क्या कहता है? ये क्या स्पष्ट करता है? ये यही स्पष्ट करता है कि गाय के सेंध में प्रकृति के द्वारा दी गई एक ऐसी अद्भुत ताकत है कि पानी को बिना किसी ऊर्जा के ऊपर लेकर के जाता है। पानी का एक अपना चरित्र है। क्या चरित्र है पानी का? ऊपर से नीचे आता है। वर्षा ऊपर से नीचे आता है, पहाड़ का पानी ऊपर से नीचे नदी में आता है। पृथ्वी के गुरुत्व की दिशा में पानी का बहना पानी की प्रकृति है। कभी भी पानी अगेंस्ट ग्रेविटी नहीं जाएगा, पृथ्वी के गुरुत्व के विरुद्ध नहीं जा सकता। चरित्र है पृथ्वी के गुरुत्व की ओर जाना। लेकिन यहां क्या हो रहा है? इसमें क्या हो रहा है? पानी का गुरुत्व नीचे जाना चाहिए। पानी का चरित्र है गुरुत्व के साथ जाना, तो नीचे जाना चाहिए। हुआ क्या वहां पर? पानी ऊपर चला गया। आप चाहो तो 3 फीट लंबा इतना मोटा गोबर का कैंडल बना लो आप, और एक परात में आप 5 लीटर पानी भर करके उसमें उस बार को खड़ा कर दो, तब भी वो पूरा पानी को सोख लेगा और पूरा ऊपर उठा देगा। तो गोबर का चरित्र पानी के चरित्र को बदल देता है। गाय का सेन प्रकृति के द्वारा दिए गए जल के चरित्र को बदल देता है, और जो जल गुरुत्व की तरफ जाना चाहिए था वो गुरुत्व के विरुद्ध चलता है। तो पूरा पानी नीचे से ऊपर उठ गया। कोई पंप सेट लगा क्या? कोई मोटर लगा क्या? कोई नैनो मोटर लगाया क्या? कुछ भी नहीं लगाया, और पानी उठ गया ऊपर। यही काम हमारे खेतों में पहले होता था। जब एक एक गांव में 3-3 हजार गायें थी, तो ये 3,000 गायें जब खेती का काम समाप्त हो जाता था, एक फसल और दूसरे फसल के बीच में 2 महीना 3 महीना का जो समय अंतराल जो रहता था, उसमें हमारे गांव की 3-3 हजार गायें उन खेतों में चरने के लिए जाती थी। और चरते समय गैया का एक चरित्र है गोबर और गोमूत्र देते रहना। उनका हम लोगों की तरह टाइम फिक्स नहीं है कि वो सुबह संडास में जाएंगे तो गोबर देंगे। उनका काम है खाओ निकालो, खाओ निकालो। तो खेतों में घूमते हुए जो गोबर और गोमूत्र गाय दी है, यही गोबर और गोमूत्र सूख जाता था। ग्रीष्म ऋतु आया तो सूख गया। अभी गर्मी का मौसम है, गायें चरती है खेत में, गोबर सूख जाता है। अब कुछ दिन के बाद बारिश आएगी, बारिश में क्या होगा? यही गोबर घुलेगा पानी में। वर्षा ऋतु में एक गोबर घुलेगा और घुल के मिट्टी के नीचे जाएगा। अब समझ लो कि आपके खेत में 20 फीट नीचे पानी है या 100 फीट नीचे पानी है। एक साल गाय घूमी, बारिश हुआ, बारिश में गाय का सेंध घुल करके 5 फीट नीचे चला गया। अगले साल 5 फीट और नीचे चला गया, अगले साल और 5 फीट नीचे चला गया। हो सकता है 5 से 6 साल में वह गोबर और गोमूत्र का रस वर्षा ऋतु के कारण घुल के 100 फीट नीचे चला गया, जहां भूगर्भ में पानी है। क्या होने वाला है? यही होने वाला है जो यहां हुआ है। भूगर्भ के पानी को गैया का सेन और गोमूत्र उसको खींचेगा और जल के चरित्र को बदलेगा, और उसको पृथ्वी के गुरुत्व के विरुद्ध नीचे से ऊपर लेकर के आएगा, और पूरे गांव में 10 फीट पर पानी आ जाएगा। यही व्यवस्था थी पहले, और इसी व्यवस्था के आधार पर पूरे भारत की कृषि व्यवस्था चलती थी। तो
पूरे कृषि व्यवस्था के लिए ना तो हमें नहर की जरूरत पड़ती थी, ना हमें बोरवेल की जरूरत पड़ती थी, ना ट्यूबवेल की जरूरत पड़ती थी, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती थी। पर्याप्त वर्षा होती थी और वर्षा नहीं भी हुई तब भी मिट्टी को खोदा 10, 15, 20 फीट नहीं तो 30 फीट पे पानी मिल जाता था, पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता था और उससे सारी व्यवस्था चलती थी। और भारत के बहुत सारे ऐसे पठार के बारे में आपको मैं बता सकता हूं। देखो, भारत इतना बड़ा है, इतने बड़े भारत का जो भूगोल है, इस भूगोल में कितने प्रतिशत क्षेत्र में हम बसते हैं। भारत का पूरा शहर और पूरा गांव को ले लो और पूरे भारत का क्षेत्रफल को ले लो तो अधिक से अधिक भारत भूमि का हम 20% हिस्सा काम में ले रहे हैं। इससे ज्यादा हिस्सा काम में नहीं ले रहे। आज भी 80% हिस्सा ऐसा है जहां पर कोई काम नहीं हो रहा है। तो आज से 70 साल पहले का आप देख लो कि जब इतना बड़ा मैदानी क्षेत्र भारत में था, फिर भी हमारे पूर्वजों ने पहाड़ पे गांव क्यों बसाया? सोच कर, पठारों पर गांव क्यों बसाए जब इतना बड़ा मैदानी क्षेत्र था ही था? वो इसलिए बसाए कि मिट्टी में पानी उगाने की कला हमारे पूर्वजों को आती थी और पूर्वजों को ये पता था, पठार हो या पहाड़ हो, गाय हमारे पास है तो मिट्टी में मैं पानी उगा लूंगा। और इसीलिए भारत के मैदानी क्षेत्रों को छोड़कर पठार और पहाड़ियों में हमारे पूर्वज बसे, गांव बनाए, शहर बनाए, ये सारी चीजें हुई। तो ये जो पानी वाली जो व्यवस्था, एक तो उदाहरण है, एक उदाहरण के रूप में रखा हूं कि गाय के खत्म होने से पानी का संतुलन भारत में कैसे बिगड़ गया। इसी आधार पर अगर आप देखोगे तो भारत के ज्ञान का संतुलन, ज्ञान की जो परिपक्वता थी, ये बिगड़ा गाय के खत्म होने से। भारत की अर्थव्यवस्था को अगर देख लो आप, तो भारत की अर्थव्यवस्था भी बिगड़ी, खराब हुई गाय को खत्म होने के कारण। तो गाय से सामाजिक जीवन के जितने भी अंग हैं, अर्थव्यवस्था हो, गुरुकुल हो, हमारी गृहस्थी हो, इन सारी चीजों को अगर आप जोड़ करके देखोगे तो सबके केंद्र में ये गाय आया कि गाय के नष्ट होने के कारण ये सारी व्यवस्थाएं नष्ट हुई है। जिसमें एक पानी वाली व्यवस्था आपसे शेयर की, कभी समय मिला तो और अर्थव्यवस्था पर भी बात करूंगा मैं आपसे कि कैसे गाय के खत्म होने के कारण हमारे देश की अर्थव्यवस्था खराब हुई। ये भारत को जो कहा जाता था कि सोने की चिड़िया है, तो सोने की चिड़िया ऐसे नहीं था। सोने की चिड़िया ऐसी थी कि हमारी जनसंख्या से 5 गुना ज्यादा और कई दशकों में 10 गुना ज्यादा गायों की संख्या रही है हमारे देश में। मनुष्य की संख्या से 10-10 गुना ज्यादा गाय की संख्या रही है हमारे देश में। और तब कहीं जाकर के हम पूरी दुनिया में सबसे समृद्ध देश माने जाते थे, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भी और ज्ञान की दृष्टिकोण से भी और सामाजिकता के दृष्टिकोण से भी। और सबसे जो बड़ा एक दृष्टिकोण था वो था जीवन छूटने के बाद का दृष्टिकोण कि जीवन तो है लेकिन जीवन, शरीर छूट गया, इसके बाद हमें कुछ अच्छा मिले, ये यहां तक सोच हमने रखी। और इसीलिए कहा गया कि भारत मोक्ष भूमि है। दुनिया के दूसरे देशों के किसी भी संत को या किसी भी उच्च कोटि के गृहस्थी वाले को यदि मोक्ष की जरूरत पड़ती थी, समझ आती थी कि हमको मोक्ष प्राप्त करना है, तो एक पूरा जीवन उनको इस कर्म में जाता था कि अगला जन्म भारत भूमि में हो जाए। बिना भारत भूमि में जन्म लिए मोक्ष नहीं मिल सकता। यह कोई मिथ्या अवधारणा नहीं है, बिल्कुल मिथ्या अवधारणा नहीं है।
इसे आज के इस विध्वंसकारी विज्ञान के प्लेटफॉर्म पर प्रमाणित करके दिखाया जा सकता है कि मोक्ष क्या है। मोक्ष मिलता है और मोक्ष भारत भूमि से ही मिलता है, चाहे मनुष्य का शरीर हो, चाहे किसी जीव जंतु का शरीर हो। ये तो इतनी ऊंची भूमि है कि यहां से मनुष्य नहीं, पक्षियों को भी मोक्ष मिला है, जानवरों को भी मोक्ष मिला है। ऐसे बहुत सारे हमारे इतिहास में ऐसे संदर्भ आते हैं और कारण एक ही कारण कि हमारी जनसंख्या से गाय की जनसंख्या इस धरती पर बहुत ज्यादा रही है। अब यहां पर एक जो आपके मन में विचार एक आ रहा होगा कि गाय में ऐसा क्या है, गाय में ऐसा क्या है। तो देखो, गाय में संपूर्णता है। क्या संपूर्णता है, एक वेद सूत्र से समझ सकते हैं। आप मॉडर्न साइंस वाले हो या हमारी पौराणिक संस्कृति परंपराओं को समझने वाले हो, एक मत से सभी तो स्वीकार करते हैं कि पृथ्वी का जो शरीर है वो 5 महाभूतों का बना हुआ है। भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 का कंपोजिशन है। पृथ्वी का पूरा शरीर, हमारा शरीर भी इन्हीं 5 का कंपोजिशन है। और हमारी दृष्टि के आगे जितनी भी वनस्पतियां दिखती है, इन सारी वनस्पतियों का शरीर भी इन्हीं 5 के कंपोजिशन से बना हुआ है। और इन 5 का संतुलन किसके हाथ में है? सूर्य के हाथ में है। सूर्य की किरणें और उन किरणों की ऊर्जा से पृथ्वी भी संचालित है। पृथ्वी के 84 लाख जीव जंतु भी जीवन जी रहे हैं और पृथ्वी की सारी वनस्पतियों का भी जीवन है। यदि सूर्य ओझल हो जाए तो ये विज्ञान वाले ही तो कहते हैं, हमारी धारणा तो बहुत पहले से रही है, लेकिन अब तो विज्ञान वाले भी कहते हैं कि सूर्य की किरणें ना निकले तो पृथ्वी पर कुछ भी नहीं हो सकता है। एक वनस्पति नहीं उग सकती, एक जीव का शरीर नहीं रह सकता। सारा कुछ सूर्य की किरणों के कारण है। यानी इस सूर्य मंडल में देने वाला एक है, सूर्य। सूर्य के अलावा और किसी से कुछ नहीं मिलता। सीधी जो ऊर्जा है, सीधी जो किरणें हैं, वो मात्र सूर्य देते हैं। यानी पूरे सौर्य मंडल का, मात्र पृथ्वी का नहीं। पृथ्वी के अलावा भी जितने ग्रह हैं, उपग्रह हैं, इन सभी का जीवन, हमारा जीवन और हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उस पृथ्वी का जीवन किससे संचालित है? सूर्य से संचालित है, सूर्य की किरणों से संचालित है, सूर्य की किरणों की ऊर्जा से संचालित है। इस विषय पर एक वेद सूक्त है जिसको हम गौ प्रार्थना में अक्सर गाया करते हैं। नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य शौर्भेभ्यः च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। सर्वकाम दूधे देवी सर्वतीर्थाभिषेचिनी पावनी शूरवी श्रेष्ठे देवी तुभ्यं नमो नमः। इस सूक्त का भाव, अर्थ यदि हम समझ लेते हैं तो गाय समझ में आ जाती है। और गाय ही नहीं, पूरा सौर्य मंडल समझ में आ जाएगा। पूरे सौर्य मंडल की व्यवस्था को इस वेद सूक्त में समाहित किया गया है। नमो गोव्य, पूरा गौवंश नमन करने के योग्य है, पूरा गौवंश। श्रीमतीभ्य, और नमन कैसे करना? जैसे हम श्रीमती से किसी भी नारी का सम्मान करते हैं, ऐसा ही सम्मान गौवंश को देना। नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य। क्यों? पृथ्वी पर तो बहुत सारे जीव जंतु हैं, गाय को अलग से इतना सम्मान क्यों? तो इस सूक्त में आगे है सौरभेभ्य एव च। वो इसलिए सम्मान देना गाय को सबसे ऊंचा क्योंकि यह सूर्य नारायण की प्रतिनिधि है।
यह सूर्य की प्रतिनिधि है। जिस सूर्य से पूरी पृथ्वी संचालित है, जिस सूर्य से पूरा सौरमंडल संचालित है, जिस सूर्य से 84 लाख जीव जंतुओं का जीवन संचालित है, वनस्पतियों का जीवन संचालित है, उसी सूर्य की प्रतिनिधि है। प्रतिनिधि तो समझते हो गया, रिप्रेजेंटेटिव। सूर्य के बदले, हाँ, सूर्य के बदले सूर्य नारायण साक्षात अगर नजदीक आ जाएं तो सारा जल के भस्म हो जाएगा। है? अभी थोड़ा नजदीक आए हुए हैं तो देखो कितना ताप और गर्मी, और थोड़ा नजदीक आ जाए तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड में तो सब जलने लग जाएगा। इसलिए एक व्यवस्था प्रकृति की है कि सूर्य नजदीक आने से बड़ा संकट हो जाएगा, इसलिए उन्होंने एक शीतल अपनी प्रतिनिधि को भेज दिया है। यही गाय है। गाय सूर्य की प्रतिनिधि होते हुए भी शीतल है, शीतलता को लेकर के है। यानी जो गुण, जो ऊर्जा सूर्य में है, यही कुछ हमारी गाय है। सूर्य का शीतल रूप है। जिस सूर्य से पूरा सौरमंडल संचालित है, उसकी प्रतिनिधि गाय से ही ये पूरा पृथ्वी संचालित है। पृथ्वी के सारे जीव जंतु संचालित हैं, पृथ्वी की सारी वनस्पतियां संचालित हैं। और इसकी पुष्टि दूसरा एक वेद शुक्त करता है, यतो गावस्तो वयम। इस धरती पर 84 लाख जीव जंतु और वनस्पतियों का अस्तित्व इसलिए बचा है क्योंकि धरती पर गाय है। विज्ञान बड़ा एक विचित्र सवाल हर चीज में करता है, क्यों क्यों आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हाँ, कुछ भी बोलो, क्यों भाई, प्रूफ करो। ये विज्ञान ने एक बड़ा खतरनाक बैक्टीरिया हमारे दिमाग में घुसा दिया है। मुझे तो लगता है वो दिन बड़ा जल्दी आने वाला है जब कोई मां अपने बच्चे को अपने पिता से परिचित कराएगी कि ये तुम्हारा पिता है, तो उस समय बच्चा सवाल करेगा क्यों ये मेरा पिता है। बहुत जल्दी ये समय आने वाला है, देखिए। क्योंकि बच्चा बोधता के पहले हॉस्टल में चल जाता है, तो बाप को तो देखा ही नहीं। मां को जरूर पहचानेगा क्योंकि मां ने दूध पिलाई, मां को नहीं बोल सकता, लेकिन बाप को तो भूलेगा वो। और जब वो हॉस्टल से लौट के आएगा, स्कूल से लौट करके आएगा 15-20 साल हो करके, और मां परिचित कराएगी ये तुम्हारा बाप है, तो सवाल करेगा क्यों ये बाप है, इसका डीएनए टेस्ट पहले कराओ, प्रूफ तो लाओ कि मेरा बाप है। ये बहुत जल्दी समय आने वाला है। तो ये बड़ा क्यों का बड़ा चक्कर है, और हमारी पूरी ऊर्जा इसी क्यों को प्रमाणित करने में लग जाता है। हाँ, अभी देखो कुछ बच्चे, अभी बड़ा फेसबुक और इस सब पर चल रहा है ना अभी, कि गौमूत्र में कुछ खतरनाक बैक्टीरिया है और भैंस के मूत्र में अच्छा बैक्टीरिया है। ये सारा कुछ अभी चल रहा है, अभी कुछ दिन से, एक हफ्ते से देख रहा हूं। हाँ, कुछ विद्यार्थियों ने शोध किया, पीएचडी किया है इसके ऊपर, और सरकार ने उसको पीएचडी भी दे दिया है कि गौमूत्र के अंदर खतरनाक बैक्टीरिया है जो आपको हानि कर सकता है, और भैंस का मूत्र में अच्छा बैक्टीरिया है। ये सब हुआ है। तो अब क्या होता है कि ऐसी चीजें जब आती है सामने, तो हमारी पूरी ऊर्जा लग जाती है उसको प्रमाणित करने में कि नहीं भैया ये ठीक नहीं, ये तुम्हारा कुछ गलत है, और वो नहीं मानेंगे क्योंकि उनके पास लेबोरेटरी का पेपर है। इस विषय पर मैं विस्तार से कल बात करूंगा, कल प्रातःकालीन के सत्र में इस पर विस्तार से बात करूंगा कि ऐसे क्षुद्र बुद्धि वाले पीएचडी करने वाले, चाहो तो मेरे व्याख्यान को रिकॉर्ड कर लो, उनको एक बार लेके आ जाओ, उनको समझा देता हूं कि तुमने क्या किया है। तुम्हारी विज्ञान की इतनी औकात नहीं है, स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, तुम्हारे विज्ञान की इतनी औकात नहीं है कि गाय को तुम समझ सको।
गाय में जितनी चीजें हैं वहां तक तुम्हारी पहुंच अभी तक हुई नहीं है। इस विषय पर सुनना है तो कल सुबह के सत्र में आ जाना है। मैं पूरी तरह से साइंटिफिकली इस बात को रखूंगा और होना तो मेरे व्याख्यान को रिकॉर्ड करके भेज देना उनके पास, और जिस दिन उनकी मर्जी हो जाए पूरी पब्लिक के बीच में आके डिबेट कर लेना। जिस विज्ञान की लेबोरेटरी में तुमने प्रमाणित किया है उसी विज्ञान की लेबोरेटरी में ये प्रमाणित करके बताऊंगा कि तुम्हारा पीएचडी झूठा है और मात्र तुम ड्रग्स माफियाओं के एजेंट हो। जितना बड़ा सत्य रखना है रख लो, लेकिन फेसबुक और ये सब पर रिप्लाई देना मेरा काम नहीं है। मैं उस डिबेट में नहीं पढ़ता। तो कल का सत्र में जरूर आना, इन सारी चीजों को रखूंगा, आप डिबेट कर लेना। मैं तो नहीं करता हूं, मैं तो करूंगा तो पूरे पब्लिक के सामने करूंगा। आ जाओ, पूरे समाज को बैठा दो, पूरे भारत के वैज्ञानिकों को बैठा दो और तुम प्रमाणित करके बताओ कि भैंस का मूत्र अच्छा है और गाय का खराब है, और मैं प्रमाणित करता हूं कि गाय का अच्छा है और भैंस का मूत्र पिया तो मर जाओगे। तो ये सब देखो चलते रहते हैं। तो मैं एक अभी इतना ही कहूंगा, एक निवेदन करूंगा कि ऐसे क्षुद्र पीएचडी वालों के रिसर्च पर कान मत देना। उनकी औकात नहीं कि गौमूत्र का केमिकल एनालिसिस वो कर दें, उनकी औकात नहीं कि दूध का केमिकल एनालिसिस कर दें, उनकी औकात नहीं कि गोबर का केमिकल एनालिसिस कर दें। और ये पूरे लेबोरेटरी प्रमाण के साथ मैं रखूंगा, लेकिन ऐसे नहीं। आओ पूरा समाज बैठे, पूरा वैज्ञानिक बैठे और तब मैं डिबेट करूंगा ये सारी चीजें। तो देखो ये जो गाय है ना, इतनी अद्भुत है, इतनी अद्भुत है कि कम शब्दों में इतना ही कह सकता हूं मैं। एक जो मॉडर्न साइंस ने एक जो प्रचारित कर रखा है कि बहुत सारी वनस्पतियां लुप्त हो गई, खत्म हो गई, अब मिलता नहीं। दूसरी तरफ पानी के बूंद बूंद को बचाने का प्रकरण लगा करके रखा है इन्होंने, पानी का बूंद बूंद बचाइए, जैसे कोई चंद्रमा से आके पानी चोरी करके लेकर के जाएगा। गाय इस सृष्टि की ऐसी प्राणी है, हाँ ऐसी प्राणी है, जानवर तो कभी कहना मत क्योंकि जानवर है नहीं है। एक ऐसी प्राणी है जिसके पेट में हर वनस्पति का बीज उत्पन्न होता है। ये मैंने अपनी प्रयोगशाला में प्रमाणित करके देखा है। इसलिए कभी मत डरो कि कोई वनस्पति खत्म हो जाएगी, सृष्टि से चला जाएगा। एक गाय भी बच गई। इस विध्वंसकारी विज्ञान के कुचक्र में फंस करके हमने एक गाय को भी बचा लिया तो वो गाय सृष्टि के सारे वनस्पतियों के बीज को अपने पेट में उत्पन्न कर सकती है। विज्ञान की ताकत में ही एक नारियल बनाते हैं। मैं इतना ही, एक श्रीफल है, श्रीफल आज का विज्ञान के अंदर क्लोन बना दिया जी, मैंने आर्टिफिशियल आदमी बना लिया जी, रोबोट बना लिया जी, चंद्रमा पर चले गए जी, मंगल पर चले गए जी, सब कर लिया। एक नारियल बना के बता दे, गुलामी लिखता हूं। हम नारियल को श्रीफल ऐसे नहीं कहते हैं, नारियल का जीवन समझ करके देखो। समुद्र के किनारे होता है जहां का पानी खारा होता है, खारे पानी में ये पेड़ उगता है और खारे पानी को खींचता है विदाउट पंप सेट। पुराने नारियल के पेड़ देखो 100 फीट, 150 फीट ऊंचे होते हैं। आओ हमारे यहाँ तमिलनाडु एक एक नारियल का पेड़ दिखा दूंगा, ऐसे देखना पड़ेगा। इतनी ऊंचाई पर समुद्र के खारे पानी को खींचकर ऊपर ले जाता है और उसको मीठा पानी में बदल देता है। पानी को कुछ ना किया तो पानी गिरी में बदल जाता है, ठोस में बदल जाता है। अब फिर भी छोड़ दिया तब वह ठोस तेल में बदल जाता है। खारे पानी को तेल में बदलने की कला नारियल को पता है। तुम चंद्रमा पर चले गए, एक मशीन ऐसा बना दो ना,
जो खारे पानी को मीठा बना दे और मीठे पानी को फिर तेल में बना दे? पूरे समुद्र के पानी को तेल में कन्वर्ट कर दोगे? है तुम्हारे पास मशीन? प्रकृति के पास है ऐसी मशीन जिसको नारियल कहते हैं। तुम एक नारियल तो बना नहीं सकते, क्या गाय के गव्यों का एनालिसिस कर लोगे तुम? गाय के क्षीर में, गोमे में, गौमूत्र में क्या है? ये तुम्हारी केमिस्ट्री के बाहर की चीज है, इसलिए तुम इस केमिस्ट्री में इसको प्रमाणित नहीं कर सकते, तुम्हारी औकात नहीं। तो गाय देखो बहुत अद्भुत है, अद्भुत है। कितना भी उसके ऊपर लिखा जाए, कितना भी कहा जाए, कितना भी काम किया जाए, कम पड़ेगा। और एक चीज कभी मत भूलना, यतो गावस्ततो वयम, जब तक गाय है तभी तक मनुष्य इस धरती पर बचा हुआ है। गाय संपूर्णता खत्म हुई तो मनुष्य पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, और मनुष्य ही नहीं पूरी वनस्पतियां खत्म हो जाएगी, क्योंकि पृथ्वी का पेट गाय भरती है। अभी तक तो सुना होगा कि हमारा पेट सरकार भरती है, नहीं, बच्चों का पेट उनके अभिभावक भरते हैं। ये पृथ्वी का पेट कौन भरता है? कभी सोचा है कि पृथ्वी का पेट कौन भरता है? क्या पृथ्वी बिना पेट भरे हुए घूम रही है, संतुलन में है? हम पृथ्वी के एक छोटे से हिस्से हैं। और दूसरी एक बात यहां पर मैं जोड़ता हूं, ये विज्ञान वाले क्या बहस कर लेंगे। हाँ, एक चीज बताओ, हमारा शरीर, चाहे मॉडर्न साइंस का गणित ले लो, चाहे पौराणिक शास्त्रों का आधार ले लो, क्या कहता है? भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश से ये बना हुआ है। मॉडर्न साइंस वालों के लिए सॉइल है, वाटर है, फायर है, एयर है, स्काई है, इससे ये शरीर बना हुआ है। मॉडर्न साइंस क्या कहता है? सॉइल इज ए डेड एलिमेंट, भूमि निर्जीव है, जल निर्जीव है, अग्नि निर्जीव है, वायु निर्जीव है, और आकाश तक तो उनकी सोच ही नहीं पहुंची है। तो एक बात बताओ, ये 5 निर्जीव मिलकर के सजीव को कैसे बना सकता है? ये सवाल करो, ये जो गौमूत्र पर कमेंट करने वाले पीएचडी होल्डर रहते हैं ना, इनसे एक सवाल करो कि ये तो तुम मानते हो कि हमारा शरीर 5 महाभूतों से बना हुआ है, 5 कंपाउंड एलिमेंट से बना हुआ है, और ये 5 कंपाउंड एलिमेंट तुम्हारी डिक्शनरी में डेड एलिमेंट है, तो कोई डेड एलिमेंट लाइफ को कैसे कर सकता है तैयार? मॉडर्न साइंस की सबसे बड़ी भूल है, कण में ईश्वर है। आज नहीं, सतयुग से हमारे ऋषि और पूर्वजों ने कहा है कण कण में ईश्वर है, और ईश्वर कभी निर्जीव नहीं हो सकता। तुम्हारा तो फंडामेंटल ही खराब है, आगे तुम क्या प्रमाणित करोगे? जिसका बेस ही खराब है, जिसने बेस को ही नहीं समझा है? उसके रिसर्च पे उड़े जा रहे। अब ये जब से हुए तब से आपके पास एक ही लाइन लगा हुआ है, गुरुजी क्या बोलना, क्या जवाब देना? अरे कुछ नहीं जवाब देना, मूर्ख को 2 रुपया दे दो, जवाब मत दो। अपनी भलाई इसी में है। हाँ, और जिस दिन ताल ठोक के आ जाए, बैठ जाओ सामने। बताता हूं मॉडर्न साइंस क्या है, मैंने भी मॉडर्न साइंस पढ़ा है। मॉडर्न साइंस का कोई भी थियोरीज गाय के ऊपर नहीं काम करता। मॉडर्न साइंस के थियोरी से बहुत ऊंची है गाय। तुम्हारा सामर्थ्य नहीं, औकात नहीं कि इन चीजों को तुम लैब में टेस्ट कर लोगे। और जहां आधे अधूरे काम होते हैं वहां पर हम और आप क्या कमेंट करोगे? आप सारे ग्रह विशुद्ध प्रबुद्ध हो। तो गाय धरती का पेट भरती है। कैसे धरती का पेट भरती है? वनस्पतियों को खाकर
अपने पेट में पाचन करके जो गोबर निकालती है, यह इस सृष्टि का शुद्ध सॉइल एलिमेंट है, शुद्ध भूमि तत्व है। और भूमि तत्व कभी डेड नहीं होता, इट्स लाइफ। इस धरती का धूल का एक एक कण लाइफ है, मृत कुछ नहीं होता इस सृष्टि में, मृत कुछ भी नहीं है। धरती पर जितना भी जल है, जितना भी जल है, इसका शुद्धिकरण कौन करता है? गोबर से धरती का पेट गाय भरती है, धरती का प्यास कौन बुझाता है? गाय बुझाती है प्यास। और गाय कैसे बुझाती है प्यास, इसको भी समझ लो। जिस समय हमारे भारत के एक एक गांव में 3-3 हजार गायें हुआ करती थी, 3000 गायें गांव के गोचर में जब चरने के लिए जाती थी तो दिन भर में कितना गोमूत्र खेतों में करती थी? एक गाय 3 लीटर 2 लीटर मान लो, तो हमारे गांव के खेत में 6000 लीटर प्रतिदिन गोमूत्र जाता था। और ये 6000 लीटर गोमूत्र सूर्य के ताप में वाष्पीकृत होकर, इवेपोरेट होकर के ऊपर जाता था। कहां? जहां मेघ है, बादल है, और बादलों का शुद्धिकरण करके अमृत तुल्य वर्षा ऋतु करके पृथ्वी का प्यास बुझाती थी गाय। लैब में प्रमाणित करना है, कर लो, आ जाओ, करके दिखाता हूं। आपके शहर का सबसे गंदा नाली का एक बाल्टी पानी ले लो, 10 लीटर पानी ले लो, सबसे गंदा, विज्ञान के हिसाब से जिसका पीएच वैल्यू 2, 3 या 4 होगा, जो पीने लायक नहीं है, उसमें बदबू है, गंध है, उसमें रंग है, वो अलग बात है। विज्ञान की लेबोरेटरी के हिसाब से पीने लायक नहीं है, क्योंकि गटर का, गंदे नाली का पानी का पीएच लेवल 2, 3, 4 होता है। हमारे शरीर के अंदर जो तरल पदार्थ है, जल है, उसका पीएच 7.2 है। तो 7.2 वाला पानी पीने योग्य है विज्ञान के हिसाब से। तो गटर का पानी पी नहीं सकते। आप एक बाल्टी गटर का पानी लेकर के आ जाइए घर में, और मैं कहता हूं कल ही एक कर लेना आप एक्सपेरिमेंट। आपको बाजार में एक लिटमस पेपर मिलेगा जो पीएच वैल्यू को नापता है। तो आप गटर का पानी ले आना और उसका पहले लिटमस पेपर डाल करके पीएच वैल्यू नाप लेना। आपको 4-5 मिल सकता है। बहुत मुंबई जैसे शहर का 2-3 मिलेगा। यहाँ कुछ थोड़ा साफ सुथरा जगह है तो हो सकता है 5 मिलेगा। अब एक काम करना, उस 10 लीटर पानी में 200 मिलीलीटर गाय का मूत्र मिला देना, आधा घंटा छोड़ दो, और उसके बाद लिटमस पेपर डाल करके उसका पीएच देखोगे 7 से ऊपर हो जाएगा। ये उनके लेबोरेटरी का ही काम है, ये हमारा लेबोरेटरी नहीं है, उनके लेबोरेटरी में। तो 10 लीटर पानी को पीने योग्य बनाने में गाय का 200 मिलीलीटर मूत्र लगा, तो 600 लीटर गौमूत्र वाष्पीकृत होकर के हमारे मेघों में जा रहा है। तो कितना वर्षा जल का गाय शुद्धिकरण कर रही है। तो गाय धरती का पेट भरती है, धरती का प्यास बुझाती है, और धरती को ताप देती है, यानी धरती को शुद्ध अग्नि देती है। शुद्ध अग्नि को अगर समझना है तो आप हमारे अपने शास्त्रों से समझ सकते हो। हमारे शास्त्र कहते हैं कि पृथ्वी पर अग्नि के 3 रूप हैं। एक रूप है जो अग्नि लाल रंग की है। ये आवाज आ रही है क्या? वर्षक आवाज आ रही है? अग्नि लाल है। अग्नि का दूसरा रूप हमारे शास्त्रों में है कि अग्नि केसरिया है, हाँ। और तीसरा है अग्नि नीला है। इन तीनों अग्नि का चरित्र हमारे शास्त्रों में है कि जो केसरिया अग्नि है वो धरती को पोषित करती है,
लाल अग्नि है वो धरती को पोषित भी नहीं करती और धरती का कुछ बिगाड़ भी नहीं करती। लेकिन नीली अग्नि, नीले लौ की अग्नि पृथ्वी को दूषित करती है। तो गाय से जो प्राप्त अग्नि है वो क्या है? अभी दीपक जलाया ना घी का, उसका लौ कैसा था? केसरिया। गाय के तेल का गौरी बना लो, जला लो, आप देखोगे गौरी के जलने से जो अग्नि का रंग होगा वो केसरिया। शुरू में थोड़ा सा धुआं निकलेगा और उसके बाद केसरिया रंग देगा। लकड़ी आप जलाओगे उसका रंग लाल होगा, और घर में एलपीजी जलाओगे ना उसका फ्लेम ब्लू होगा। आगे क्या बोलूं आपको? सरकार क्या कह रही है? गौरी नहीं जलाना, प्रदूषण फैलता है। मूर्ख बोलूं इनको? कोई गलती नहीं करूंगा मैं इनको मूर्ख बोल करके। हाँ, एलपीजी सबसे प्रदूषित अग्नि है, क्योंकि एलपीजी में दो ही गैसें होती है, या तो एसिटिलीन होगा या मीथेन होगा, CH4 होगा या C2H2 होगा, और दोनों में बराबर का कार्बन है। तो कार्बन जलेगा, ये अच्छा कैसे हो सकता है? ये तो सवाल उनसे हमें करना चाहिए कि तुम एसिटिलीन को प्रमोट कर रहे हो, C2H2, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, दो कार्बन के मॉलिक्यूल्स, और आप उसको कह रहे हो इससे प्रदूषण नहीं होगा। कार्बन जलेगा और प्रदूषण नहीं होगा, ये कौन सा विज्ञान कहता है? उसको तो ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, लकड़ी जलाना बंद कर दो, गाय का गोरी जलाना बंद कर दो और एलपीजी पे ही खाना बनाओ, प्रदूषण नहीं होता है। कैसे नहीं होता है भाई? प्रमाणित तो करो। तुम मीथेन दे दोगे, वो भी CH4 है, एक भाग कार्बन का है, 4 भाग हाइड्रोजन का है, उसमें भी 1 भाग कार्बन तो निकलेगा, और इसीलिए एलपीजी का फ्लेम ब्लू होता है। हमारे शास्त्रों के हिसाब से दुनिया का सबसे प्रदूषित गैस है। और अभी कुछ दिन पहले राजस्थान के एक लैब में कुछ PhD करने वाले बच्चों ने कुछ अच्छे काम किए हैं, और ये भी सोशल मीडिया में बहुत देखा हूं, घूमा है। एक रिसर्च में आया है कि एलपीजी के फ्लेम पर सेकी हुई रोटी कैंसरस है। अभी आया रिपोर्ट। गमशिदों को मालूम है, मैं पिछले 10 सालों से चेता रहा हूं कि एलपीजी बंद करो, सबसे प्रदूषित गैस है। अब जाकर के रिपोर्ट आई है कि एलपीजी पर डायरेक्ट सीधा सेका हुआ कोई भी खाना कैंसरस होता है। अब ये वैज्ञानिकों भी मुंह खोल गए। हमारे घर से लकड़ी के चूल्हे को गायब करा दिया, हमारे घर से गौरी पर कंडे पर खाना बनता था उसको बंद करा दिया, गरीब से गरीब आदमी के हाथ में सिलेंडर थमा दिया। तो गाय अपने गव्यों से शुद्ध अग्नि से ऊर्जावान करती है इस धरती को, गौरी प्रदान करके और दूध से टूप बना करके और टूप को दीपक में जला करके। और जहां तक रही वायु की बात, तो सबसे शुद्ध वायु गाय प्रदान करती है, चाहे वो श्वास लेकर छोड़ने के माध्यम से, श्वास कुछ भी ले लो वो छोड़ेगी शुद्ध वायु, और इनके सारे गव्यों में शुद्ध वायु है। शुद्ध वायु का अर्थात क्या है? श्वास लेने लायक वायु शुद्ध वायु है, और जो श्वास लेने लायक नहीं है वो अशुद्ध वायु है। हमारे शास्त्रों में वायु दो ही प्रकार के हैं, एक श्वास लेने योग्य और एक श्वास नहीं लेने योग्य। तो गाय का किसी भी गव्य ले लो, गौमूत्र ले लो, दुनिया के सारे ऑक्साइड्स उसमें हैं। 22 तरह के ऑक्साइड हैं गौमूत्र के अंदर, गोबर के अंदर, दूध के अंदर बहुत सारे ऑक्साइड हैं। इतना ज्यादा शुद्धता आज के विज्ञान का कोई मशीन नहीं दे सकता। पानी शुद्ध करने का मशीन बना आज तक, सोच के देखो। वायु को शुद्ध करने का मशीन आज तक विज्ञान ने बना लिया।
मिट्टी को शुद्ध करने का मशीन बना लिया विज्ञान ने, और अग्नि की शुद्धता पर तो ये बात ही नहीं करते, ये तो सीधा कहते एलपीजी बहुत अच्छा है। और आकाश भी है, आकाश भी हमारे शरीर का हिस्सा है, यहां तक तो इनकी सोच भी नहीं पहुंची। तो गाय ही है जो पृथ्वी के भूमि तत्व का शुद्धिकरण करती है, यानी पृथ्वी का पेट भरती है। गाय ही है जो धरती के जल का शुद्धिकरण करके पृथ्वी का प्यास बुझाती है। गाय ही है जो पृथ्वी को शुद्ध अग्नि देके ऊर्जावान बना देती है। और गाय ही है जो हमें श्वास लेने के लिए शुद्ध वायु प्रदान करती है। और गाय ही है जो हमें शुद्ध आकाश प्रदान करती है, ताकि हमारी चेतना मानवीय रहे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं बार बार आपसे पेश करता हूं, इसलिए पेश करता हूं कि आजकल के जो नए बच्चे हैं ना, इनको अमेरिका जाने का बड़ा बड़ा शौक लगा हुआ रहता है। उनका ड्रीम एक ही रहता है, एमबीए करेंगे और माँ बाप को छोड़ के अमेरिका भाग जाएंगे। खास करके उन बच्चों के लिए मैं बार बार सुनाता हूं, दुनिया की सामाजिक व्यवस्था का आंकड़ा निकाल लो आप देखोगे सबसे ज्यादा अपराध अमेरिका में होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा बलात्कार अमेरिका में होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा लूट अमेरिका में होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा चोरी अमेरिका में होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा, और जितने भी हैं वो सब जोड़ लो, ये सब अमेरिका में होता है। और दुनिया में सबसे ज्यादा जेल अमेरिका में होता है। आज भी हमारे भारत में कम से कम इतना तो है कि हर गांव में एक देवालय है। अमेरिका के हर गांव में एक जेल है। देखो, मैं तो गया नहीं, लेकिन आंकड़े तो यही बोलते हैं कि अमेरिका में जब कोई गांव बसता है तो उसमें सबसे पहली प्राथमिकता होती है सरकार की जेल बनाने की। और पूरे उनकी आबादी के आंकड़े निकाल लो, 1/4 जनसंख्या अमेरिका का कभी भी जेल में रहता है। 1/4 पॉपुलेशन ऑलवेज इन जेल। क्यों? तुम तो विज्ञान की ऊंचाई और ऊंचाई पर चले गए, फिर तुम्हारी सामाजिक व्यवस्था इतनी खराब क्यों हुई? वो इसलिए कि अमेरिका के ऊपर का आकाश टोटल पॉल्यूटेड है। आकाश हमारी चेतना को जीवंत करता है, हमारी संवेदना को जीवंत करता है, हम में करुणा का भाव पैदा करता है, हम में दया का भाव पैदा करता है, हम में सामाजिकता का गुण लेकर के आता है। ये सभी आकाशीय तत्वों के कारण होता है। तो जिस देश के ऊपर का आकाश शुद्ध है, प्रदूषित नहीं है, वहां ये चीजें खूब है। वहां के लोगों में दया, करुणा, चेतना का भाव खूब है। और जहां का आकाश पॉल्यूटेड हो गया, साउंड फ्रीक्वेंसी से पूरा खचाखच भर गया, उस आकाश के नीचे रहने वाले लोगों का ये सब खत्म हो जाता है। तो यहां पर तो ये विज्ञान की सोच भी नहीं बैठती। न तो आज का विज्ञान चेतना को समझता है, न संवेदना को समझता है, न दया को समझता है, न करुणा को समझता है। इन किसी भावों को समझता ही नहीं है। फिर ये सारे भाव जिस महाभूतों के अधीन हैं, उनको तो कहां से समझेगा? इसलिए गाय को बचाना, गाय को बचाने का काम नहीं है। गाय को बचाना हमें अपनी सभ्यता को बचाने का काम है। हम मनुष्य हैं और हमारी पीढ़ियां बची रहे, हमारी पीढ़ियों के लिए शुद्ध मिट्टी, अग्नि, वायु, आकाश बचा रहे, इसके लिए गाय को बचाना जरूरी है। गाय कभी भी अपनी रक्षा, अपना बचाव कभी नहीं करती, क्योंकि वो सूर्य की प्रतिनिधि है। उसका जन्म लेना और उसका मृत्यु को पा जाना उनके लिए कोई विषय नहीं है। वो केवल एक कर्म के लिए आती है कि धरती का पेट भर दे। केवल इसी कर्म के लिए वो आई है और धरती पर रहने वाले सारे जीव और वनस्पतियों का वो पालन करते, इसके लिए आई है। आपने देखा होगा कि कोई एक कसाई
बलवान से बलवान नंदी को और गाय को कान पकड़ के लेके चला जाता है काटने के लिए। कभी सोचा है कि इन गायों में और नंदियों में क्या बल नहीं है जो कसाई का विरोध करे? बल नहीं है उनमें, ताकत नहीं है हमारी गायों में और नंदियों में। आंकड़े उठाकर देखोगे ना तो घोड़ा फेल हो जाएगा। अभी मैं आ रहा था रास्ते में तो मैंने एक बड़ा विचित्र चीज देखी। आपके लिए तो सरल होगा लेकिन मेरे लिए विचित्र है, क्योंकि मैंने पहली बार देखा एक बैलगाड़ी में एक तरफ एक घोड़ा जोता हुआ है, एक तरफ एक बैल जोता हुआ है, नंदी जोता हुआ। पहली बार देखा मैं, महाराष्ट्र में पहली बार देखा। इतना महाराष्ट्र का प्रवास किया लेकिन आज ही मुझे दिखा बैलगाड़ी में एक तरफ घोड़ा है और एक तरफ नंदी है, बैल। तो मैंने पूछा हमारे साथ में जो थे कामले जी, पूछा ये क्या है भाई, ये कुछ विचित्र हो रहा है? नहीं, ये यहाँ तो चलता है, हाँ सामान्य है। हाँ, यानी घोड़े, इसका अर्थ क्या हुआ? घोड़े का वेग और हमारे नंदियों के वेग में कोई कमी नहीं है। तो जो इतना बलवान है वो अपनी मृत्यु का विरोध क्यों नहीं करता? हमारे घर में एक बिच्छू निकल जाता है, आप मारने जाओ तो बिच्छू डंक मार देता है। हमारे घर में एक सांप निकल जाए, आप उसको मारने जाओ वो काटने के लिए दौड़ता है। और उतना छोड़ दो, घर में एक चींटी निकल गई छोटी सी, उसे भी मारो तो अपनी सामर्थ्य के हिसाब से वो डस लेती है, काट लेती है। एक चींटी के को भी प्रकृति ने विवेक दिया है अपनी मृत्यु का विरोध करना। गाय ने कभी अपनी मृत्यु का विरोध किया है? इतना सा 3 फीट का कसाई कान पकड़ के बड़े से बड़े नंदी को काटने के लिए लेकर चल जाता है, नंदी महाराज कभी विरोध नहीं करते। लेकिन मैंने देखा है हमारी गायें विलाप जरूर करती है। वो विलाप अपनी मृत्यु का नहीं करती है, वो विलाप उस काटने वाले की मृत्यु को देखकर करती है। वो ये सोचकर विलाप करती है, विरोध नहीं करती। ये सोच के विलाप करती है कि सूर्य नारायण ने मुझे जिन मनुष्य और 84 लाख जीव और वनस्पतियों के कल्याण के लिए भेजा था, उसमें से एक निरा मूर्ख मनुष्य मुझे ही काटने चला है। हमारी क्षुद्र बुद्धि पर वो विलाप करती, विरोध नहीं करती। इसलिए गाय को बचाने का और पालने का अहंकार कभी मत पालना कि मैं पालता हूं। वो तो धरती को पालती है, धरती के 84 लाख जीव जंतुओं को पालती है, योनियों को पालती है, वनस्पतियों को पालती है। हमारी और आपकी क्या सामर्थ्य जो हम गाय को पालते हैं? जो साक्षात धरती को पालने वाली है उसे हम पाल नहीं सकते, लेकिन अपना जीवन और आने वाली पीढ़ियों के जीवन को बचाने के लिए उन्हें हम रखते हैं, अपने पास रखते हैं। ये भाव कभी भी रखना। उनको अगर बचना है कसाईयों से, उनके बाजुओं में बल है, दौड़ भी लगा सकती है बहुत तेज, और कसाई को उठा तो पटक भी सकती है बहुत तेज। दोनों चीजें हैं, लेकिन मात्र वो विलाप करती है हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बचाने के लिए आई और बचाने वाले को, यानी वो कहावत है कालिदास वाला, जिस पेड़ की डाली पर कालिदास बैठे थे उसी पेड़ की डाली को काट रहे थे। तो इसको देखकर विलाप करती है कि जिस मनुष्य के जीवन के लिए, संतुलित जीवन के लिए सूर्य नारायण ने हमें भेजा, निरा मूर्ख वो मनुष्य मुझे ही मार रहा है। तो ये भाव जो है हटा दो पहले। गैया लेकर आ जाओ है, गाय के पास बचा है, बचना है तो गैया को बचाना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं। क्योंकि जिन तत्वों से ये शरीर बना है, भूमि जल अग्नि वायु आकाश, उनका शुद्ध स्वरूप केवल गाय के पास है, इस सृष्टि में किसी के पास नहीं।
मिट्टी का शुद्धिकरण केवल गाय कर सकती है, पानी का शुद्धिकरण केवल गाय कर सकती है, शुद्ध अग्नि केवल गाय प्रोड्यूस कर सकती है, वायु का शुद्धिकरण गाय और कुछ वनस्पतियां कर सकती है, लेकिन आकाश का शुद्धिकरण मात्र गाय कर सकती है। इसलिए अच्छी सामाजिक व्यवस्था चाहिए भारत में या पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में ये सब जो उपमाएं हैं मनुष्य होने की, कि मनुष्य ही है जिसमें करुणा का भाव है, मनुष्य है जिसमें दया का भाव है। अगर इन भावों को बचाना है तो गाय के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए मैं विनम्रता पूर्वक और हाथ जोड़ के कहता हूं कि गाय को बचाओ अपने लिए, अपनी गृहस्थी को बचाने के लिए, अपनी सामाजिक व्यवस्था को बचाने के लिए, अपने देश की मिट्टी जल अग्नि वायु को बचाने के लिए गाय की रक्षा करना ही पड़ेगा, इनकी संख्या को बढ़ाना ही पड़ेगा। फिर से एक भारतीय पर एक गाय वाला भारत खड़ा करना पड़ेगा। हमारी आबादी 130 करोड़ है तो 130 करोड़ गाय इस धरती पर हो जाए, ये करना पड़ेगा। और ये नहीं होगा तो क्या होने वाला है बता दिया, और हो गया तो समझ लो कि सारी बीमारियां वहीं खत्म हो जाएगी, वहीं नष्ट हो जाएगी। गाय की गति इतना अद्भुत है, कोई विज्ञान पढ़ने की जरूरत नहीं है। गाय का कच्चा गोबर खा लो, काम करता है। गाय के गोबर का गौरी बना के खा लो, काम करता है। गाय के गौरी को जला के राख बना लो, राख को खा लो, काम करता है। राख को पानी में डाल के उसका पानी पी लो, काम करता है। गाय का दूध सीधा पी लो, काम करता है। गर्म करके पी लो, काम करता है। दही बना के खा लो, काम करता है। दही में से लोनी को निकाल के मट्ठा पी लो, काम करता है। लोनी को घी बना के कर लो, पी लो, काम करता है। गौमूत्र सीधा पी लो, काम करता है। इसको अर्क बना के पी लो, काम करता है। अर्क बना के अर्क से अर्क बना लो, फिर भी काम करता है। दुनिया का कोई एक ड्रग्स बता दो, आप किसी भी थेरेपी का कोई एक ड्रग्स बता दो जो प्रोसेस करने के बाद अपने चरित्र को नहीं बदलता हो। कोई भी दवाई, आप मॉडर्न आयुर्वेद की दवाई ले लो, एलोपैथी की दवाई ले लो, होम्योपैथी की दवाई ले लो, किसी भी थेरेपी की कोई भी दवाई ले लो, प्रोसेस करने के बाद वो अपना चरित्र बदलेगा। लेकिन गाय का सत्य प्रोसेस करने के बाद कभी अपना चरित्र नहीं बदलेगा। इसलिए गैया लेकर आ जाइए, आप विज्ञान नहीं पढ़े, कच्चा गोबर खा लेना, तंदुरुस्त हो जाओगे। सीधा गौमूत्र पी लेना, तंदुरुस्त हो जाओगे। और गैया के थन में मुंह लगा के दूध पी लेना, तब भी काम हो जाएगा। निकाल के गर्म करके पी लोगे, तब भी काम हो जाएगा। और प्रोसेस अंत में घी बना के, लोनी बना के खा लोगे, तब भी काम हो जाएगा, केवल गाय के पास। इसलिए अंत में मैं यही बात आज इस संवाद को पूरा करता हूँ। और कल कर्म सिद्धों का विशेष सत्र है और उसमें मूलतः मैं विज्ञान पर बात करने की कोशिश करूंगा आपसे। तो आप में से अगर किसी के पास कोई सवाल है, जो मैंने अपने भोजन में विषयों को रखा है, इस विषय पर अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप पूछ सकते हो। आप सभी का गणित भाई बहन माताएं, इस नगर के नागरिकजन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष धन्यवाद हमारे अतिथियों का, जिनके कारण हमें संवाद करने का इतना बल मिलता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी प्रश्न है आप रख सकते हैं।